जीतू सर, आपका YouTube चैनल जीतू सर पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम का एक टॉपिक जो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। किस किस इसका एक रिवीजन क्लास है, ये आपकी ध्यान रखना, जिसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करूं नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं जिनसे हम कैलकुलेशन करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, वो सारे के सारे क्या बनते हैं, अपने नंबर्स बनते हैं। ध्यान रखना, नंबर्स किसकी सहायता से बनते हैं, वो बनते हैं हमारे पास डिजिट्स की सहायता से। किसकी सहायता से बनते हैं बच्चों? डिजिट्स की सहायता से। डिजिट कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये हमारे पास क्या है बच्चों? डिजिट्स हैं, जिनकी सहायता से सारे के सारे नंबर हमारे पास बनते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा जैसा कि एक रिवीजन क्लास है, इसमें हम वो इंपॉर्टेंट पार्ट्स लेंगे। जैसे अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम सभी के सामने है, ये दिल्ली पुलिस वाले बच्चों के लिए भी फायदेमंद होगा। एसएससी जीडी का एग्जाम आपके पास जनवरी फरवरी में है, उसमें भी ये फायदेमंद होगा। हालांकि हम इसकी एक सीरीज कंटिन्यू चलाएंगे, जीरो से लेकर हीरो तक की सीरीज, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ मेरा फोकस है दिल्ली पुलिस वाले बच्चों के लिए, ताकि वो उनको रिवाइज करने में आसानी रहे। किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उसके लिए बच्चों के लिए क्या रहे, फायदेमंद रहे। दिल्ली पुलिस में पूछे जाने वाले इस डिजिट से हमारे पास दो क्वेश्चन बनते हैं। एक बनता है, हिंदी में बोला जाता है बच्चों इसको जातीय मान, इंग्लिश में बोला जाता है इसको फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं बच्चों? फेस वैल्यू। दूसरा बोलता है स्थानीय मान, स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू। दोनों क्या है बच्चों? एक नंबर लिख रहा हूं मैं, 4, 5, 6, 2, 9, 8। ध्यान रखना बच्चों, किसी भी नंबर का जातीय मान वो नंबर खुद होता है। क्या होता है? जैसे कहते हैं ना, ये जाति है कि जाति नहीं, यानी ये जाति ऐसी है जो कहीं पे भी जाति नहीं है। ध्यान रखना, जातीय मान, नंबर का जातीय मान वह नंबर खुद होता है। नंबर खुद क्या है बच्चों? नंबर खुद होता है। ठीक है, स्थानीय मान क्या है? उस नंबर में उस डिजिट की पोजीशन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? पोजीशन पे डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों, 6 का जातीय मान क्या है? 6 का जातीय मान क्या होगा? क्या ये 6 ही होगा? क्या किसी नंबर का जातीय मान वह नंबर खुद होता है, वो हमारा क्या कहलाएगा? जातीय मान। दूसरा, 6 का अगर पूछ ले आपका स्थानीय मान क्या होगा? स्थानीय मान। तो ध्यान रखना, जिस नंबर में हमारे पास 4, 5, 6, 2, 9, 8 है, इस नंबर को तो ऐसा का ऐसा लिख लो बच्चों, और बाकी सबको क्या कर दो? 0 बना दो। तो यहां से अगर अपन देखें तो 6 का जो स्थानीय मान है वो क्या कहलाएगा? 6000। अगर ये नंबर पूछूं मैं आपसे, 9 का स्थानीय मान पूछ ले आपसे, तो बच्चों क्या होगा? 9, 0। आगे के अंकों को क्या कर देना है? 0 कर देना। दिल्ली पुलिस में आने के चांसेस होते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में। जातीय मान नंबर खुद होता है, स्थानीय मान उस नंबर की स्थिति पे डिपेंड करता है। जैसे अगर ये मान लो यहीं पे हमारे पास ऐसा होता 4, 5, 2, 3, 6, 0, 8, तो यहां पे 6 का स्थानीय मान क्या होगा? 600। बाकी का नंबर क्या रहेगा? 00 रहेगा। तो यहां पे 6 का स्थानीय मान क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी कि स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की। पहले डिजिट का प्रयोग कर लिया, अब मैं आपको नंबर्स के बारे में समझाता हूं कि नंबर कौन कौन से। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन कभी कभार इससे भी क्वेश्चन आपके पास एसएससी के अंदर आ जाता है। नंबर हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। वैसे 2 प्रकार के नंबर होते हैं बच्चों। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन सी? एक होती है वास्तविक संख्याएं। क्या होती है? वास्तविक संख्याएं। दूसरी होती है काल्पनिक संख्याएं। बच्चों क्या होती है दूसरी? काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है? यानी इनको इंग्लिश में बोला जाता है रियल नंबर, और ये होता है इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्याएं बच्चों वो होती है जिन्हें हम संख्या रेखा के ऊपर लिख सकते हैं, यानी हम जिनको एक तरह से बोला जाए तो जिनको हम लिख सकते हैं। कहने का मतलब है लिखा जा सकता है किसी भी लाइन में। जैसे 0, ये हमारे पास संख्या रेखा होती है, कहां तक जाती है? ये इनफाइनाइट। और अपोजिट में कहां से चलती है? -1, -2, माइनस मान लो 1, 2.5 आ गया। इस प्रकार से ये चलती चलती कहां तक जाएगी? अगर इसके ऊपर लिखा जा रहा है तो वो तो नंबर कौन सा होगा? वास्तविक संख्या होगी। और अगर इसके ऊपर नहीं लिखा जा रहा, वो कौन सी होती है बच्चों? काल्पनिक संख्याएं होती है। तो वास्तविक संख्याएं तो कोई भी नंबर ले लो। जैसे हमारे पास है 5, 15, 95, -95, -78, -77.5। ये जो भी नंबर है जो इस रेखा पर लिख सकते हैं, वो कौन सी होती है बच्चों? वास्तविक संख्याएं होती है। काल्पनिक संख्याएं जितनी भी नेगेटिव नंबर है
उसका अगर मैं क्या ले लूं, अंडर रूट ले लूं, तो वो जो संख्या प्राप्त होगी वो हमारी कैसी होगी, काल्पनिक, यानी कि उनको लिख नहीं सकते, वो सिर्फ एक इमेजिनेशन है, एक हमारे पास कल्पना है कि ऐसा नंबर भी हो सकता है। जैसे अपने गांव के माई खवे कौन खवे कि भूत हुआ करे भूत, लेकिन कोई देखे होगा आज तक को नहीं, बड़ा बूढ़े देखा करता, भाई मैं तो आज तक नहीं देखा को नहीं। तो इसका मतलब भूत क्या है, कल्पना में है हमारे पास, और आदमी इंसान रियल में हमारे सामने है। तो कल्पना यानी काल्पनिक नंबर और रियल में अवेलेबल है वो वास्तविक नंबर है। ठीक है बच्चों, अब आगे बात करें अपन, तो यहां पे वास्तविक संख्याएं हैं ये बच्चों 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती है मैं आपको 1 बाय 1 बता देता हूं। सिर्फ थ्योरी का ये ध्यान रखना कि नंबर कौन सा किस टाइप का होता है। सबसे पहली होती है प्राकृत। कैसी होती है, प्राकृत संख्याएं। दूसरी होती है बच्चों आपके पास पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। और तीसरी बच्चों आपके पास होती है पूर्णांक संख्याएं। कौन सी होती है बच्चों, पूर्णांक संख्याएं। प्राकृत इंग्लिश में बोलते हैं इसको नेचुरल नंबर, पूर्ण यानी होल नंबर, और ये हो गया इंटीजर नंबर। ठीक है बच्चों, प्राकृत संख्याएं कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, और ये होती कहां से है, जो संख्याएं 1 से शुरू होकर कहां तक जाए, अनंत तक जाए, वो संख्याएं कौन सी होती है, हमारी प्राकृत संख्याएं। अगर इसमें अगर मैं प्राकृत संख्याओं में किसको शामिल कर लूं, जीरो को, जीरो शामिल होते ये पूर्ण हो गया। अकेला आदमी था बेचारा, अकेला आदमी था, इसकी लाइफ में कौन आ गई, पत्नी आ गई, जीरो आ गया, जिंदगी गौड़ बन गई इसकी, यानी ये क्या हो गया, पूर्ण हो गया। और इसके अगर चुन्नू मुन्नू आ गए, यानी प्लस माइनस और आ गए, यानी अगर मैं इसको किसको पूर्ण संख्याओं को किसके साथ ले लूं, प्लस माइनस साइन के साथ ले लूं, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, पूर्णांक संख्या। यानी ये बनती है माइनस इनफाइनाइट से लेके -3, -2, -1, 0, 1, 2 और प्लस इनफाइनाइट तक जाने वाली संख्याएं कैसी संख्याएं होती है बच्चों, हमारी कैसी संख्याएं होती हैं, पूर्णांक संख्याएं। 3 प्रकार की संख्याएं बन गई, कौन सी, प्राकृत संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक, पूर्ण संख्याएं जिसमें 0 से लेकर कहां तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। और अगर इन सबको हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ ले लें तो ये हमारी संख्याएं कौन सी हो जाती है बच्चों, पूर्णांक संख्याएं हो जाती है। ठीक है, तो ये अपने पास नंबर्स के बारे में। अब जो ये पूर्णांक संख्याएं हैं इनको हम डिवाइड करते हैं अलग अलग टाइप में। ठीक है, वो डिपेंड करता है डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग है, भाजकता के अनुसार है, या नॉर्मली वैसे हमारे पास है। ठीक है, तो देखो बच्चों अब अपन आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक के अंदर। जो मैं फिर बोल रहा हूं बच्चों, ये आपकी कंप्लीट क्लास नहीं है, मैं आपको इसमें पूरी थ्योरी वोरी नहीं बता रहा, सिर्फ अपने नोट्स वगैरह अपनी नोटबुक लेके बैठे जाना और सारे के सारे क्या करना, शॉर्ट नोट्स, क्विक नोट्स बनाने हैं अपन को। ठीक है, अब जैसे हमारे पास दशमलव संख्याएं होती हैं, इसी में दशमलव संख्याएं, डेसिमल नंबर बच्चों क्या होती है, डेसिमल नंबर, यानी ऐसी संख्याएं जिनके अंदर हम अगर डिवाइड करें किसी नंबर से तो वो पूर्णतः डिविजिबल ना हो, अगर वहां पे पॉइंट में बन रही है जितनी भी संख्याएं वो हमारी कैसी होती है, दशमलव संख्याएं होती है। बच्चों ध्यान रखना, दशमलव संख्याएं 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक कौन सी होती है, शांत दशमलव संख्या, और दूसरी होती है अशांत दशमलव संख्या। शांत और अशांत से मतलब है, इंग्लिश में उसका बोला जाता है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, और ये होती है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होती है बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब है दशमलव के किसी स्थान पर जाने के बाद टर्मिनेट हो जाना, यानी समाप्त हो जाना। जैसे अगर मैं लिखूं आपके 1/2 लिखता हूं तो क्या इसको मैं 0.5 लिख देता हूं क्या, यानी पॉइंट के एक स्थान के बाद ये क्या होगी, समाप्त हो गई। जैसे मैं लिखूं अगर 1/4 लिखा तो क्या 0.25 लिखते हैं क्या, यानी 2 स्थान के बाद क्या होगी, टर्मिनेट होगी। ठीक है, यानी कि एक पर्टिकुलर स्थान पे जाके ये संख्या क्या हो जाती है, समाप्त। जैसे अगर मैं लिख दूं 0.2534, मान लो ये कोई संख्या है, क्या ये दशमलव के 4 स्थान के बाद जाके समाप्त हो गई क्या, तो ये संख्या कौन सी होती है, शांत दशमलव संख्याएं, यानी एक निश्चित स्थान के बाद ये जाके क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, शांत हो जाती है। अशांत का है, अगर आपने 1/3 देखा होगा तो क्या ये 0.3333 इस प्रकार से चलता रहता है क्या, क्या आपको 1/6 देखते हो तो क्या ये भी चलता रहेगा क्या, क्या बनेगा 0.1। ठीक है, कितना बन गया, 4 बच गया 40, 6 6 6 6 6 6 चलता रहेगा क्या, बताओ बनेगा नहीं बनेगा। यानी ऐसी संख्याएं हैं जो कभी समाप्त नहीं होती। जैसे अगर आपको ले लिया √2,
ये 1.414 इसके बाद चलता रहता है क्या? बिल्कुल चलता रहता है, ये कहीं पे भी टर्मिनेट नहीं होती है। तो कौन कौन सी होगी? एक ऐसी जो टर्मिनेट हो जाए स्थान के बाद में, और एक ऐसी जो कभी टर्मिनेट ना हो बच्चों। ये जो टर्मिनेट ना होने वाली है, ये फिर आगे जाके दो प्रकार से डिवाइड होती है बच्चों। कौन सी होती है? एक अशांत संख्या जो पुनरावर्तित, कैसी हो? पुनरावर्तित। पुनरावर्तित से मतलब है अगर ये क्या हो जाए? रिपीट हो जाए। क्या हो जाए? रिपीट। जैसे मैंने लिखा 1/3, तो क्या ये 0.333 ये रिपीट हो रहा है क्या? 3 क्या हो रहा है यहाँ पे? रिपीट हो रहा है। 1/6 लिखा, क्या 0.1666 रिपीट हो रहा है क्या बच्चों? तो ये तो कौन सी होती है? पुनरावर्तित अशांत संख्या। और दूसरी कौन सी होती है? अपुनरावर्तित। अपुनरावर्तित जिसको हम बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। जैसे √2 है बच्चों, ये 1.414 के बाद आगे चलता जाएगा, कभी भी रिपीट नहीं होता है, ठीक है। और जैसे √3 है, ये भी रिपीट नहीं होता। और इन्हीं को हम, जो हमारे पास पुनरावर्तित और अपुनरावर्तित है, अपुनरावर्तित वाली संख्या है, हम इनको अपरिमेय संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या, ठीक है। इर्रेशनल नंबर, क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर, ठीक है बच्चों। तो दशमलव संख्याएं शांत और अशांत, जो टर्मिनेट हो जाए वो शांत, जो टर्मिनेट ना हो अशांत। अशांत कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार की, पुनरावर्तित और अपुनरावर्तित। पुनरावर्तित में 1/3.33 इस प्रकार से चलता रहेगा, एक ही नंबर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। और ये कैसी है? अपुनरावर्तित। अब मैंने अभी बोला कि आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है बच्चों? देखो, अपरिमेय और परिमेय संख्या, सभी बच्चे पेन कॉपी साथ रखें ताकि शॉर्ट नोट्स फास्ट बना जाए, ताकि आपको एग्जाम में बहुत फायदेमंद होने वाली क्लास है ये आपके लिए, ठीक है। जैसे अब मैंने बोला आपको परिमेय और अपरिमेय, ठीक है। ये डेसिमल नंबर का ही पार्ट है, ध्यान रखना बच्चों। क्या क्या बोला है मैंने? परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सी होती है बच्चों? सामने देखो सारे के सारे, और सारे के सारे जो बच्चे लाइव देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, क्लास कैसी जा रही है, ठीक है। परिमेय यानी इंग्लिश में बोला जाता है इसको रेशनल नंबर, और ये होता है इरेशनल नंबर। बच्चों, रेशनल नंबर क्या होता है? इस चीज को समझना। ऐसा नंबर, ठीक है, जिसको हम P बटा Q की फॉर्म में लिख सके, जहां हमारे पास क्या होना चाहिए? Q नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों? अगर Q 0 बन गया तो ये हमारे पास फिर क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट, जो अनडिफाइंड होता है, जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती। और इनको हम P बटा Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसी संख्याएं जिनको P बटा Q की फॉर्म में लिखा जाए वो कैसी होती है? परिमेय संख्याएं। और जिनको P बटा Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो कैसी होती है? अपरिमेय संख्याएं। जैसे 4/5 मैंने लिखा, कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। 7 कैसी संख्या है? परिमेय, क्योंकि यहां नीचे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। -5 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या, यानी यहां पर P बटा Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां पे क्या होगा? अगर आपके पास पाई आ गया, क्या है? अपरिमेय संख्या। बच्चों, हमने जनरली लिख देते हैं कि पाई का मान 22/7, ये इसका एग्जैक्ट मान नहीं है, ये हम नियरेस्ट वैल्यू लेते हैं। ध्यान रखना, पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसकी वास्तविक संख्या वैल्यू होती है 3.14, ये चलती जाती है। पाई के मान को याद करने वाले लाखों में जो याद करते हैं, उसका गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम आता है बच्चों, ध्यान रखना। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू ये 22/7 नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ताकि हम कैलकुलेशन को आसान कर सके उसके लिए, ठीक है। मैंने अभी एक चीज और बोल दी आपको, जितनी भी रूट वाली संख्याएं हैं वो सारी की सारी कैसी संख्याएं होती है? अपरिमेय, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं होती, ना तो ये रिपीट होती है और ना ये टर्मिनेट होती है, चलती जाती है। और रूट वाली कौन सी? जो पूर्ण रूप से रूट ना बने। अगर आपके पास ऐसा आ गया ना √4, तो ध्यान रखना बच्चों, ये +-2 होता है, ये हमारे पास पूर्ण वर्गमूल बन रहा है। जो पूर्ण वर्गमूल बन रहा है वो कैसा होगा? हमारे पास एक कैसी संख्या होगी? परिमेय। और जो पूर्ण वर्गमूल नहीं है वो कैसी होगी बच्चों? अपरिमेय संख्या। क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत है किसी को? परिमेय क्या होती है और अपरिमेय क्या होती है? कोई डाउट रहेगा किसी को? कर दोगे आराम से। अब देखो बच्चों, मैंने अभी एक चीज बोला था आपको कि रिपीट होने वाली संख्याएं, कैसी रिपीट होने वाली संख्याएं क्या है, कैसे इसके क्वेश्चन को करना है। एक क्वेश्चन इसमें से बनने वाला है, यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है। जैसे मैंने लिखा 1/3 लिखा था अभी, ये क्या 0.3333 लिखा गया था क्या?
और ये चलता रहता है। अब इसको रिपीट ऐसा तो है नहीं कि परीक्षा में ऐसा लिख के देगा, वहां आपको क्या करता है, इसको बार के रूप में डिनोट कर देता है। कैसे डिनोट कर देता है, बार के रूप। और बार का मतलब ही है जितनी नंबर पे बार लगा होता है वो हमारा क्या होता है, रिपीट वाला पोर्शन होता है। देखो जैसे हम आपके पास लिख दिया, मान लो 0.235 और 35 के ऊपर बार कर दिया, तो इसका मतलब ये संख्या क्या है, 0.235 35 35 इस प्रकार से चलेगी। तो ये बार को कैसे सोल्व करते हैं, इस चीज को ध्यान से समझ लेना। एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है। कैसे सोल्व करेंगे बच्चों, ये जैसे अगर आपके पास 0.1 के ऊपर बार है तो ध्यान रखना a बटा क्या लिखोगे बच्चों, यानी ये जितने पे रेखा है उतने पे क्या आएगा, 9। जो रेखा की छत्र छाया में रहेगा उसका क्या बनेगा बच्चों, 9 बनेगा। मान लो ऐसा बन गया 0.ab, इसके ऊपर बार है तो रेखा इस बार कितनों के ऊपर है, 2 के ऊपर है क्या, तो 9 कितने आएंगे, 2। लेकिन मान लो बच्चों ऐसे आ जाए कि AB, इस बार रेखा की छत्र छाया में कौन है, सिर्फ और सिर्फ B है बच्चों। रेखा की छत्र छाया में कौन है, B। तो जो रेखा की छत्र छाया में है वो तो बचा रहेगा और बाकी को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, जो रेखा की छत्र छाया में है वो तो पूरा पहले पूरा नंबर लेंगे, और रेखा की छत्र छाया में कौन नहीं है, A नहीं है, तो A को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। रेखा की छत्र छाया में उतने क्या लगाएंगे, 9, बाकी को वैल्यू क्या रहेगी, 0। मान लो ऐसे बना हो आपके पास ABC, मान लो BC के ऊपर क्या है हमारे पास, बार है, तो क्या बनेगा बच्चों, ABC में से माइनस क्या करेंगे, A, और रेखा कितनों पर है, 2 पे है, तो यहां पे क्या कर देंगे, 2 9 और बाकी के 0 बना देंगे। आई होप बच्चों ये आपको समझ में आई होगी, चीज क्लियर है आपके पास, कोई दिक्कत होगी इसको सोल्व करने में। मान लो 4 आ जाए आपके पास, ऐसे दे दे 0.ABCDE, ठीक है, और CDE के ऊपर बार दे दे, तो इसको कैसे सोल्व करोगे बच्चों, ABCDE माइनस रेखा कितनों पे नहीं है, 2 पे, किस किस पे नहीं है, A और B पे, तो रेखा नहीं है उसको हटा दो, बाकी रेखा कितनों पे है, 3 पे, तो 3 तो क्या लगा दो, 9, और जितनों पे नहीं है वो क्या लगा दो बच्चों, 0। क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत है किसी को, तो बार वाला कोई भी क्वेश्चन आएगा सोल्व कर दोगे। हालांकि मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, इसके अंदर कभी भी बार का क्वेश्चन आए अगर वो जोड़ और बाकी का आता है, किसका आता है बच्चों, जोड़ और बाकी का आता है, तो आपको सोल्व करने का एक बहुत ही शानदार तरीका बता रहा हूं। मान लो ऐसे आ जाए 0.34 के 4 के ऊपर बार आ गया, प्लस आ गया परीक्षा में 0.235 के ऊपर बार आ गया, प्लस आ गया आपके पास 0.938 इसके ऊपर बार आ गया बच्चों। ठीक है, और आपको बोलेंगे जोड़ के, तो आप वो जो भी बताया था उससे भी कर सकते हो, और उससे सीधा तरीका बता रहा हूं बच्चों। क्या करना आपको, इस नंबर को इस प्रकार से लिखना है, और इस नंबर को एक बार नहीं 4 5 बार 6 7 बार लिख लेना, लिख सकते हो बच्चों। दूसरा क्या है, 0.2 बार कितने पे है, 2 पे है, तो 2 पे है तो 2 2 को लिखते जाएंगे। ऊपर वाले में बार कितने में बच्चों, 9 3 8 9 3 8 9 3 8, एक बार और लिख देता हूं मैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। इस प्रकार से मान लो ये बनेगा कि नहीं बनेगा। अब इसको जोड़ के देखो क्या बना, 8 3 11 और 4 15, कितना बच रहा है, 1, 5 4 9 3 12 और 1 13, कितना बच रहा है, 1, 9 और 1 10 और 7 17, 1 बचेगा क्या, 9 9 18 और 1 19, 1 बच रहा है, 3 3 6 4 10 और 1 11, ठीक है बच्चों, कितना बच रहा है, 1, 9 9 18 और 1 19, कितना बच रहा है बच्चों, 1, 8 4 12 और 3 15 और 1 16, कितना बच रहा है बच्चों, 1, ठीक है। ये कितना बन गया, 9 और 3 12 और 1 13, कितना बच रहा है, 1, 9 और 7 16 और 1 17 बच रहा है बच्चों, कितना बच रहा है, 1, ठीक है। 9 और 8 17 और 1 18, कितना बच रहा है, 1, 3 3 6 4 10 और 1 11, यहां पे कितना बन गया, 9 और 5 14 और 1 15, 1 पॉइंट ये बन रहा है, नहीं बन रहा बच्चों, ठीक है। अब देखो यहां पे 9 9 18 बन जाएगा ना बच्चों, एक वो भी हो जाएगा। हाँ, क्या आप अगर इसको देख पा रहे हो ढंग से, तो यहां से नंबर हमारे पास रिपीट होना शुरू हो गया क्या बच्चों, बताओ हुआ कि नहीं हुआ। वापस देखो 1973, ये 5 नहीं है बच्चों, आगे जाएगा तो यहां +1 होते हुए क्या 6 बनेगा क्या, अगर आगे वाला नंबर लेते हैं तो ये हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 519739, इसके ऊपर क्या लगा दो, बार लगा दो, ठीक है। तो आपको इतनी बड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उसको एलसीएम लेने के लिए सारे लफड़े से आप क्या कर सकते हो, बच सकते हो, अगर आपने डायरेक्ट यहां से वैल्यू पुट कर ली तो, ठीक है बच्चों।
आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई, कोई दिक्कत है? ठीक है इस पार्ट में। अब चलते हैं इसके, आपके पास आते हैं दो संख्याएं और बनती हैं हमारे पास, कौन सी? भाज्य और अभाज्य। भाजकता के अकॉर्डिंग देखा जाए, अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी, भाजकता के अनुसार, भाजकता के अनुसार हमारे पास किस प्रकार की संख्या बनती है? दो प्रकार की संख्याएं बनती है बच्चों। कौन सी? एक होती है अभाज्य संख्याएं और दूसरी होती है भाज्य संख्याएं। अभाज्य इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? प्राइम नंबर, और ये बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है बच्चों, देखो यहां अगर मैं बात करूं प्राइम नंबर की, इसकी खासियत है इसके जो फैक्टर होंगे, गुणनखंड होंगे बच्चों, वो सिर्फ दो होते हैं। कितने गुणनखंड होते हैं? दो। और ये दो गुणनखंड कौन कौन होते हैं? एक तो एक और एक संख्या स्वयं। क्या होगी? एक तो एक होता है और एक संख्या खुद। जैसे हमारे पास 5 है, इसके गुणनखंड, इसमें भाग किसका जाता है? एक तो एक का जाता है और एक किसका जाता है? 5। क्या इसके अलावा और किसी का जाता है क्या? जैसे मैं 11 लिखूं, 11 में किसका जाता है? एक का और 11। क्या इसके अलावा कोई जाता है क्या? और ऐसी जो हमारे पास कंपोजिट नंबर है, इसके गुणनखंड कम से कम कितने होंगे बच्चों? कम से कम इसके गुणनखंड होंगे 3। कैसे? जैसे मान लो मैंने लिखा 15, इसके फैक्टर लिखेंगे एटलीस्ट कितने होंगे? 3। जैसे मैंने लिखा 15, क्या 15 में एक का जाता है क्या? क्या 3 का जाता है क्या? क्या 5 का जाता है क्या? क्या 15 का जाता है क्या? यानी कम से कम कितने होंगे? 3। ज्यादा भी हो सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन कम से कम कितने होंगे? 3। जैसे 4 है, क्या 4 में एक का जाता है क्या? क्या 2 का जाता है क्या? क्या 4 का जाता है? कितने गुणनखंड है? 3। तो ये ध्यान रखना, कम से कम गुणनखंड कितने होंगे यहाँ पे? 3। और यहां सिर्फ और सिर्फ कितने होंगे? 2। ठीक है, आपके पास प्राइम नंबर से क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ कौन सा नंबर प्राइम है, कौन सा नहीं है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में आप जो नॉलेज है वो रखो। प्राइम नंबर की बात करूं, यानी अभाज्य संख्याओं की बात करूं, तो बच्चों ये कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा? 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इस प्रकार से चलती जाएंगी बच्चों। यहां पे प्रश्न पूछता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2। एकमात्र सम अभाज्य संख्या क्या होगी बच्चों? 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी? 3। तो एक क्या है? आपसे पूछ लेगा एक क्या है, कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे क्या बनेगा एक। क्या एक भाज्य संख्या है? क्या एक अभाज्य संख्या है? बताओ होगी क्या? नहीं होगी बच्चों, ध्यान रखना। एक न तो भाज्य में काउंट होती है और न ही अभाज्य। आप एक को ना तो हम प्राइम नंबर में काउंट करते हैं और एक ना ही किसमें? कंपोजिट नंबर में काउंट करते हैं। तो ध्यान रखना, इसके अंदर एक न भाज्य है और न ही क्या है? अभाज्य। अब देखो 1 से लेकर 25 तक की अभाज्य संख्या कितनी होती है बच्चों? ये हमारे पास संख्याएं होंगी कितनी? 9। अगर आपसे बोले 1 से 50 तक प्लस 6 ऐड कर दो, कितनी हो जाएंगी? 15। 1 से 75 तक प्लस 6 ऐड कर दो, कितनी होगी? 21। और 1 से लेकर 100 तक पूछ लेता हूं, यहां प्लस 4 ऐड कर दो बच्चों, कितनी हो जाएंगी? 25। 1 से 25 तक 9, फिर प्लस 6 किया 15, फिर प्लस 6 किया 21, फिर प्लस 4 किया, कितनी होगी? 25। ठीक है, ध्यान रखना इन अभाज्य संख्याओं को, लगभग को, मैं सभी के लिए नहीं बोल रहा हूं, लगभग को क्या करते हैं? 6 के +-1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है अभाज्य संख्याओं को। तो आपके पास अगर प्रश्न आ जाए कि बताओ निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, कौन सी नहीं है, तो उसमें क्या करो? या तो +1 करके 6 का भाग देके देख लो, या -1 करके 6 का भाग देके देख लेना। अगर भाग पूरा पूरा जा रहा है तो इसका मतलब वो कैसी संख्या है? हमारे पास अभाज्य संख्या है। और अगर नहीं जा रहा है तो वो संख्या अभाज्य नहीं होगी। प्लस और -1 करने के बाद ये लगभग में काम आएगा बच्चों, सभी में काम नहीं आता, कई बार ये फेल भी हो जाता है, लेकिन एसएससी में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनमें अपना काम चल जाएगा, इससे आंसर आ जाता है। तो ये अपन ने भाज्य और अभाज्य देख लिया। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस टॉपिक का, डिविजिबिलिटी रूल, जहां से एसएससी की किसी भी एग्जाम में उठा के देख लो बच्चों, क्वेश्चन आता ही आता है। मैं आपको 1 बाय 1 सभी के डिविजिबिलिटी रूल्स बताता हूं। भाजकता के नियम क्या है? भाजकता के नियम, और एक नियम से हम 3-4 नियम पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले मैं बता रहा हूं 2 की भाजकता, 4 की भाजकता, 8 की भाजकता, 16 की
भाजकता। एक को समझ लेना बच्चों, सारे के सारे आपके पास क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर एक समझ में आ गया तो आपके किसी भी रूल में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और यहां से क्वेश्चन कंफर्म बनता है, 100% बनता है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। क्या है बच्चों, दो की भाजकता में क्या चाहिए हमें, इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। क्या देखना बच्चों, इकाई का अंक क्या देखना है। अगर 0, 2, 4, 6 और 8 है तो वो संख्या क्या होगी, भाज्य होगी। किससे, 2 से। जो 4 का है इसमें क्या देखेगी, इकाई प्लस दहाई का अंक, यानी कि यूनिट डिजिट और 10th डिजिट देखेंगे, यानी लास्ट के 2 अंक देखेंगे। अगर उन 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी भाग जाएगा, और उन दोनों अंकों में 4 का भाग नहीं जा रहा तो पूरी संख्या में भी भाग नहीं जाएगा। जैसे अगर मान लो लिखिए मैंने 76, 8, 4, 5, 3, 2, ये संख्या है। आपको कोई बोले बताओ ये 4 से भाज्य है या नहीं है, तो क्या करना है, सिर्फ लास्ट के 2 अंक देख लो। 32 में 4 का भाग जाता है क्या, जाता है, इसका मतलब इस संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। अब प्रश्न में कई बार ऐसे दे देगा आपको, देखो एसएससी कैसे पूछता है, 5x 2 ऐसे बोल दिया। ठीक है, और बोलेगा इस x का न्यूनतम मान बताओ ताकि यह संख्या किससे विभाज्य हो, 4 से। तो यहां x का न्यूनतम मान क्या रखोगे बच्चों, क्या 1 रख, देखो 0 रखोगे तो 0 और 2 में 4 का भाग नहीं जाता, तो किसका क्या रखोगे, 1 रखोगे, और 1 रखते ही हमारे पास 12 बन जाएगा। क्या 12 बनते ही क्या 12 में 4 का भाग जाता है क्या। एसएससी इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछता है, ध्यान रखना। ठीक है, यहां आपको x मान लो यहां रख दिया 5 और x रख दिया, क्या रख दिया लास्ट में 5 और x, तो आपको यहां देखना है कि 5 और x क्या रखूं मैं, यहां पे हमारे पास 4 का भाग चला जाए। मिनिमम भी पूछ सकता है और मैक्सिमम पूछ सकता है, तो यहां क्या रख दूं, मिनिमम पूछेगा तो कितना रखूंगा, 2 रखूंगा। क्या कितना रखूंगा, 2, और अगर मैक्सिमम पूछ ले तो कितना रखूंगा बच्चों, क्या 6 रख दूंगा। क्या कितना रख दूंगा, 6, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 से विभाज्य हो जाएगी। 8 की भाजकता की बात करें तो क्या देखोगे, इकाई, दहाई और सैकड़ा, यानी लास्ट के क्या 3 डिजिट देखने हैं क्या बच्चों, कितने देखने हैं लास्ट के 3 डिजिट। लास्ट के 3 डिजिट की बात करूं, जैसे मान लो अगर आपके पास यहां 2 नियम काम करते हैं, मैं यही नंबर वापस ले रहा हूं, मैं यही नंबर वापस ले रहा हूं और इसमें एक संख्या और चेंज कर रहा हूं, 7, 6, 8, 4, 5, 4, 6, 3, 2। बच्चों अगर आपके पास ये संख्याएं दे रखी है तो हमें लास्ट के कितने अंक देखने हैं, 3। कितने देखने हैं, 3। परंतु एक चीज और ध्यान रखना, एक फायदा है, अगर हमारे पास तीसरा अंक जो 3rd डिजिट है, जो सैकड़े वाला 100 का डिजिट है, अगर वो सम संख्या है तो अपना काम 2 से हो जाएगा। अगर ये संख्या कैसी है, सम संख्या है, तो अपना काम कितने से हो जाएगा, सिर्फ 2 से हो जाएगा बच्चों। कितने से हो जाएगा, 2 से, यानी 32 से भाग जा रहा है 8 का, इसका मतलब संख्या में भी पूरा भाग जाएगा। और अगर ये विषम है तो हमें पूरे नंबर में देके देखना पड़ेगा। तो यहां देखो कितना बनेगा, 8 छिके 48, 5 52 में तो नहीं जाएगा, इसका मतलब ये नंबर क्या हो जाएगा, डिविजिबल नहीं होगा, किससे, 8 से। क्लियर है ये बात। अगर सम संख्या है तो कितना देखना है, सिर्फ लास्ट के 2 अंक देखने, और अगर ये विषम संख्या है तो लास्ट के 3 अंक के देखने हैं। क्लियर है बात, ठीक है। जैसे यहां पे देखा अपन ने, अगर यहां 2 की जगह 6 होता, 5, 3 इस प्रकार से, तो क्या अपने पास ये नंबर डिविजिबल होता कि नहीं होता, बिल्कुल ये क्या होता, डिविजिबल होता। क्लियर है बात। 16 का देखना है तो बच्चों कितने देखेंगे, क्या लास्ट के 4 डिजिट देखेंगे, क्या कितने देखेंगे, लास्ट के 4 डिजिट। क्लियर है बात। 2 की, 4 की, 8 की और 16 की। अब चलते हैं 3 की और 9 की भाजकता। किसकी बच्चों, 3 की और 9 की भाजकता। मैं वही बता रहा हूं बच्चों जो अपने काम की है, इंपोर्टेंट डिविजिबिलिटी है वही। ठीक है, तो देखो 3 की और 9 की भाजकता में भी नियम लगभग सेम सा ही है। यहां क्या है, 3 की भाजकता में अंकों का योग किससे विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो। क्या हो, अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। और यहां अंकों का योग किससे होना चाहिए बच्चों, अंकों का जो सम है, योग है, वो 9 से क्या होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब वो नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा 3 से और 9 से। जैसे मान लो आपके पास लिख दिया कितना, 4, 5, 6, 2, 1, मान लो ये नंबर दिया हुआ है। ठीक है, आपसे बोलेगा बताओ कि ये विभाज्य है या नहीं है, तो क्या करोगे, 4 + 5 + 6 + 2 + 1 करके देख लो,
9 6 15 और 3 18। क्या 18 में 3 का भाग जाता है क्या? इसका मतलब इस नंबर में भी जाएगा। और अगर ये नंबर यहीं भी लिखा होता तो क्या यहाँ पे भी होता क्या? क्योंकि इसका सम कितना बन रहा है? 18 बन रहा है और 18 में 9 का भाग जा रहा है, तो क्या ये भी डिविजिबल होगा क्या? तो 3 की विभाज्यता में हमें क्या देखना है? अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। और 9 की विभाज्यता में क्या देखना है? अंकों का योग कितना होना चाहिए? किससे विभाज्य होना चाहिए बच्चों? किससे? 9 से। यहां अब चलते हैं आगे। अगली भाजकता हमारे पास किसकी चल? क्या किया अभी अपन? भाजकता देख चुके हैं किसकी? 2 की, 3 की, 4 की देख चुके हैं। अगली अगर मैं 5 की भाजकता देखूं तो 5 की भाजकता क्या होनी चाहिए? यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? 0 या 5। सिंपल सा है। अगर आपको 6 की भाजकता देखनी है तो बच्चों 6 की भाजकता में 2 का और 3 का रूल लगेगा। किसका लगेगा? 2 का और 3 का। तो 2 का रूल क्या बोलता है? क्या होना चाहिए? यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। क्या सम संख्या होनी चाहिए क्या? जो हम बोलते हैं 0 2 4 6 और 8, यानी इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए। और दूसरी चीज यहां पे किससे होना चाहिए? इनका सम किससे डिविजिबल होना चाहिए? अंकों का 3 से। तो अगर ऐसा होता है, ऐसी सम संख्या जिसके अंकों का योग किससे विभाज्य हो? 3 से विभाज्य हो, वो संख्या किससे डिविजिबल होगी? 6 से। ठीक है। 7 की भाजकता देखो। 7 की भाजकता का नियम सबसे बकवास नियम है, मैं तो कहता हूं। आपको क्या करना? डायरेक्ट भाग देके देख लेना। नियम क्या कहता है? मान लो आपके पास ये संख्या लिखी हुई है, ये लिखी हुई है, तो वो कहता है इस अंक को डबल करते हुए माइनस करते जाना। यानी इसको डबल करो, 5 दूनी 10, इसमें से माइनस करो, कितना बचा? 3। यहां से क्या बचेगा? 9 6 4 1। फिर इसको डबल करो और क्या कर दो? इसको डबल कर दो और माइनस कर दो। कितना हो गया? 3 दूनी 6। ये करते लो। इससे अच्छा तो है ना भाई, भाग देके देख लो। 7 का पढ़ा सब बच्चों को आता है, तो आराम से 7 का भाग देके देख सकते हैं। 8 का अपन ने देख लिया, 9 का देख लिया। 10 की भाजकता क्या कहती है? यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? 0। यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? 0। अब एक और इंपॉर्टेंट भाजकता की तरफ चलते हैं, 11 की भाजकता। किसकी भाजकता देखेंगे बच्चों? 11 की भाजकता। देखो 11 की भाजकता, किसकी भाजकता देखेंगे बच्चों? 11 की भाजकता। 11 की भाजकता क्या कहती है कि आपके पास जो नंबर दे रखा है, क्या दे रखा है? नंबर दे रखा है, उसमें सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग, इनको जोड़ने के बाद अगर इनका अंतर कर दे और ये अंतर हमारे पास क्या हो? 0 हो या 11 का क्या हो? गुणज हो। क्या हो बच्चों? या तो 0 हो या क्या हो? 11 का गुणज। अगर ऐसा है तो हमारे पास संख्या क्या हो जाएगी? डिविजिबल बाई 11। कैसे? जैसे मान लो मैंने लिखा A B C D E F G H, ये नंबर है, तो मुझे बताओ, देखो ये एक छोड़ के एक ले लेना। सम और विषम से मतलब है एक छोड़ के एक ले लेना। ठीक है। इससे आगे वाला जाएगा, तो देखो ये तो है विषम, पहले स्थान पे, तीसरे पे, 5वें पे, 7वें पे, अगला क्या आएगा? 9वें स्थान पे आएगा। तो मेरे पास क्या बन जाएगा? विषम स्थान वाले क्या बनेंगे? B प्लस D प्लस F प्लस H। और सम स्थान वाला क्या बनेगा? G E C और A, यानी कि A प्लस C प्लस E प्लस G। इन दोनों का अंतर कर देना, वो या तो 11 0 आएगा या 11 का गुणज। 11 का गुणज कैसे हो गया हमारे पास? जैसे 11 हो सकता है, 22 हो सकता है, कुछ भी बढ़ जाएगा अपने पास। ठीक है। इस प्रकार से आता है। मान लो मैंने एक नंबर लिया 1 3 3 1 1 3 3 1, मान लो ये ले लिया मैंने नंबर। ठीक है। यहां पे क्या किया अपन ने? देखो 1 प्लस 3 कितना हो गया? 4 और 1 5, 5 और 3 8, माइनस विषम स्थान वाला देखो, सम स्थान वाला देखो, 3 और 1 4 और 3 7 और 1 8, 8 माइनस 8 कितना आ गया? 0। यानी ये संख्या किससे डिविजिबल है? 11 से। अब परीक्षा में क्या कर सकता है? आपसे ऐसे बोलेगा 1 2 3 5 8 x 9 3 4 बोलेगा। बच्चों बताओ x के स्थान पर क्या आएगा? क्या बोलेगा आपको? x के स्थान पर क्या आएगा? तो क्या करना है? इनको सम स्थान वालों को जोड़ लो। 4 और 9 13, 13 और 8 21, 3 24 और 1 कितना हो गया? 25। और इसमें से माइनस क्या करना है? 3x 8 10। क्या 10 माइनस x करेंगे क्या बच्चों? यानी हमारे पास क्या बन गया? 15 माइनस x बच गया। क्या अब इस x का मान क्या रखूं कि मेरे पास ये जो संख्या है 11 से डिविजिबल हो जाए? तो बच्चों क्या x की जगह मैं 4 रख दूंगा? क्या x की जगह 4 रख के तो 15 में से 4 गया, कितना बचा बच्चों? 11। क्या ये संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगी क्या? तो x का मान कितना आ गया यहाँ पे? 4। तो इस प्रकार से हम किसकी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं? 11 की। अब परीक्षा में एसएससी के पैटर्न उठा के देखना बच्चों, आपसे बोलेगा बताओ 88 की भाजकता क्या है?
कोई किसी संख्या में 88 का भाग देने पर अपन क्या है, वो संख्या डिविजिबल है, तो मुझे तो 88 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या चेक करना पड़ेगा, 11 की भाजकता और 8 की भाजकता। अगर 72 की भाजकता दे दी तो 9 की भाजकता और 8 की भाजकता। इनको प्रयोग करते हैं क्वेश्चन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। क्या भाजकता के सारे नियम बच्चों क्लियर है क्या आपके पास? पक्का? ठीक है, आगे बढ़े। चलो अगला देखते हैं अपन, भाजकता के बाद में इकाई का अंक याद करने वाला एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, इकाई का अंक। इकाई का अंक हमारे पास क्या है? इकाई का अंक क्या बच्चों? इकाई का अंक। इकाई के अंक में क्या है, या तो आपके पास जोड़ का पूछेगा, या पूछेगा गुणा का, या पूछेगा बाकी का, या पूछेगा घात का। मैं आपको इन तीनों का बता रहा हूं बच्चों, इसमें कुछ नहीं करना, लास्ट के अंक को उठा लेना। जोड़ का बोले तो सबको जोड़ते हुए जाना है, बाकी का पूछे तो सबको घटाते हुए जाना है, गुणा का पूछे तो सबको गुणा करते हुए जाना है। इंपॉर्टेंट होता है घात वाला, ठीक है। तो मैंने जैसे कहा कि ये रिवीजन क्लास है, तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके जोड़, गुणा और बाकी वाला एक साथ समझा देता हूं, फिर अपन घात वाला देखेंगे। ज्यादा क्वेश्चन चांस होते हैं घात वाले क्या नहीं। जैसे मान लो आपके पास दे दिया 1 2 5 8 प्लस 1 3 4 2 प्लस 1 9 6 9 प्लस 9 2 8 4। मान लो ये इस प्रकार से आपके पास नंबर दिए हुए, आपसे बोले इकाई का अंक क्या होगा। ये जोड़ में भी हो सकते हैं, गुणा में भी हो सकते हैं, बाकी में भी हो सकते हैं। जोड़ में क्या करेंगे, लास्ट के इकाई का अंक उठा लो, सिर्फ और सिर्फ क्या उठा लो, इकाई का। 8 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 4 कितना बना, 10 19 और 4 23। इसका मतलब इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 3। यहां इकाई का अंक क्या आएगा, 3। अगर ये संख्या किसमें है बच्चों, अब मैं जोड़ का सबने देख लिया, मैं इस संख्याओं को ले रहा हूं किसमें, गुणा में। किसमें ले रहा हूं बच्चों, गुणा में। तो ये मान लो गुणा में है, किसमें है, गुणा में। तो क्या करो, 8 को 2 से गुणा करो, 8 दूनी 16। हमें किसका लेना है, सिर्फ 6 से। 6 को 9 से कर दो, 6 9 6 54। 54 में से किसको लेना है, सिर्फ 4 को। 4 को 4 से कर दो, कितना हो गया, 16। तो इस संख्या का इकाई का अंक क्या बन जाएगा बच्चों, 6 बन जाएगा। गुणा में यही करना है। मान लो आपसे पूछ ले किसमें, बाकी में। किसमें पूछे बच्चों, बाकी में। देखो यहां मान लो ये दे दिया माइनस, यहां दे दिया प्लस और यहां दे दिया माइनस, ठीक है। तो क्या है, 8 माइनस कितना है, 2 प्लस में कितना है, 9 और माइनस में कितना है, 4। प्लस वाला क्या है, 9 और 8 17 और माइनस 4 और 2 6। तो क्या बन गया, 11। इसका मतलब इकाई का अंक क्या आएगा बच्चों, 1। मान लो ये उल्टा होता, मैं थोड़ा सा एक चीज और बता दूं बच्चों को, यहां समस्या हो जाती है। मान लो मैं यहां प्लस की जगह माइनस कर रहा हूं, माइनस की जगह प्लस कर रहा हूं। ये तो प्लस है, ये माइनस है, और ये क्या है, प्लस, और यहां माइनस है आगे, ठीक है। तो ये तो क्या है, माइनस का 8, ये बच्चों क्या है, प्लस का 2, माइनस का 9 और प्लस का 4। तो माइनस का क्या है बच्चों, माइनस का 17, ठीक है। और प्लस का कितना है, 6। तो क्या माइनस का 11 हो गया क्या। इसका मतलब इकाई का अंक क्या आ रहा है, -1। कभी भी अगर इकाई का अंक नेगेटिव आए, माइनस में आए, तो उसमें बच्चों क्या कर देना है, +10 कर देना, और करते ही जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। तो क्या जोड़, बाकी और गुणा वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या सभी बच्चों को। अब चलते हैं किसके ऊपर, घात वाला, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, घात का इकाई का अंक याद करना। 2-3 छोटे छोटे नियम हैं, उनको याद रख लेना, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सबसे पहले तो अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 और उसकी कुछ भी घात हो, तो इसका इकाई का अंक क्या रहेगा बच्चों, कोई चेंज नहीं हुआ। इकाई का अंक क्या होगा, 0, 1, 5 और 6 ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे अगर आपके पास क्या बोल दिया, 1 2 4 0, इसकी पावर 1 3 5 9 दे दी, तो यहां इकाई का अंक क्या बोलेगा, 0। क्या होगा इकाई का अंक, 0। अगर यहां 1 2 4 1 दे दिया, 3 5 9, तो यहां इकाई का अंक क्या होगा, 1। इसमें कोई चेंज होगा क्या, नहीं होगा। 1 2 4 5 दे दिया, यहां 1 3 5 9 8 दे दिया, क्या इकाई का अंक क्या रहेगा, 5। इसमें कोई चेंज होगा क्या, नहीं होगा। अगर 1 2 4 6 दे दिया, 1 3 5 9 6 है, इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। क्यों होता है ऐसा, हमें पता है, 0 को किसी से भी 0, भाई घात का मतलब गुणा ही तो है, ठीक है। तो 0 को किसी से करो गुणा, 0 ही आना है। एक, अगर 1 1 लास्ट में 1 1 है, 1 1 है, 1 गुणा 1 गुणा 1, तो इकाई का अंक क्या आना है, 1 ही आना है। अगर 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 चल रहा है, तो इकाई का क्या बनेगा, 55 25 55 25 55 25, क्या 5 ही बनना है क्या। ऐसे ही 6 का करोगे, 6 गुणा 6 गुणा 6, तो कितना रहेगा लास्ट में इकाई का अंक, 6 ही रहना है। क्लियर है ये बात, किस किस का, 0 1 5 और 6, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला चलते हैं बच्चों नेक्स्ट नंबर की तरफ।
सभी के सभी पेन कॉपी हाथ में रखना और इनको नोट जरूर करते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी बच्चों के लिए जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्जाम है। यहां से 2 क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं इसके नंबर सिस्टम के। अगला देखो बच्चों, अगला क्या है, 4 और 9 2 अंक ये हैं, ऐसे अगर इनकी घात क्या हो, समघात हो, क्या हो बच्चों, सम, तो 4 का इकाई का अंक तो क्या बनेगा, इकाई का अंक ये तो बन जाएगा 6, और 9 का इकाई का अंक क्या बनेगा, ये क्या बनेगा बच्चों, 1। कैसी घात होने पर, समघात होने पर। और अगर इनकी घात कैसी हो, 4 और 9 की घात विषम हो, पावर कैसी हो, विषम, तो 4 का इकाई का अंक क्या रहेगा, 4 ही, और 9 का इकाई का अंक क्या रहेगा, 9 ही। जैसे मैं एग्जांपल लूं, 124 है, इसकी पावर 124 है, तो ये संख्या कैसी है, सम, घात कैसी है, सम, तो इकाई का अंक क्या बन जाएगा, 6। सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा है 1249, अगर इसकी घात 13456 है, यहां इकाई का अंक क्या है, 9, और घात कैसी है, सम, तो यहां क्या बन जाएगा, 1। लेकिन ये कैसी हो, मान लो 124 लिखा मैंने और इसकी 125 पावर है, पावर कैसी है बच्चों, विषम है, तो 4 का क्या रहेगा, 4 ही रहेगा इकाई का अंक, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और यहां दे दिया 1249 है, इसकी पावर 1249 है, क्या पावर विषम, अंक 9 है, तो इकाई का अंक क्या रहेगा, 1। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास की, मान लो ये तो पर्टिकुलर नंबर पे हो गया, बाकी किसी भी नंबर का हो, हालांकि नंबर अब हमारे पास बच्चे कितने हैं, 3-4 बचे, 2 3 है, 7 और 8 है, लेकिन जो अब नियम बताने वाला हूं वो इस पे भी लागू होगा और इन नंबर पे भी लागू होगा, ठीक है। क्या नंबर है, देखो बच्चों, आपके पास एक नंबर दे दिया 12368 और इसकी पावर दे दी 12495, ये दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे बोलेगा इसका इकाई का अंक ज्ञात करो। सबसे पहला क्या करना बच्चों, इकाई वाला अंक ले लो। क्या ले लिया, इकाई का अंक ले लिया, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, जो नंबर था अपने लिया, इसमें किसका भाग देना है, 4 का। और अभी मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर में 4 की भाजकता पड़ी थी कि किसी भी नंबर में 4 की भाजकता चेक करनी है तो क्या कर लो, सिर्फ और सिर्फ किसमें देख के भाग देके देख लो, लास्ट वाले में। 95 में किसका भाग देना है, 4। हमें भागफल से मतलब नहीं होता है, हमें क्या है, इसका क्या चाहिए, इसका शेषफल चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, शेषफल। यहां 4 का भाग दियो, 4 दूनी 8, कितना बच गया, 1, 15 बन गया, 4 3 12, कितना शेषफल बच रहा है, 3। इस 3 को इसकी घात बना दो बस। पहला काम क्या, इकाई का अंक लिया, दूसरा उस अंक में किसका भाग दिया, 4 का, और चाहिए क्या, शेषफल। शेषफल उसको उठा के यहां रख दो, तो ये क्या बन जाएगा, 8 इंटू 8 बन गया, क्या 8 घंटे 64, 8 चौके 32, यानी आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 2। मान लो आपके पास संख्या होती 1352, ठीक है, इसका पावर कितनी होगी, 13546, ये ले लिया, तो नंबर क्या लिया, 2। यहां भाग किसमें देना है, 46 में, 46 में भाग दिया, शेषफल कितना आया, 2, 2 की 2 पावर कितना, 2 कितना हो गया, 4, ये हमारा हो गया आंसर। लेकिन बच्चों अगर आपके पास इस प्रकार से आ जाए 1353 मान लो और 140, ठीक है, गुरुजी ने कहा है नंबर क्या लेना है, 3, इसमें भाग दिया 4 का, यहां तो कुछ शेषफल बचा ही नहीं। तो जब शेषफल ना बचे तो वहां 0 नहीं लिखना है बच्चों, यहां क्या लिखना, पावर 4, जिसका भाग देने, कब, जब हमारे पास यहां पे शेषफल 0 बचे। तो 0 बचने पर हम पावर के रूप में कितना लेते हैं, 4, 0 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 4। तो 3 की पावर 4 करोगे तो क्या बनेगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कितना बन गया, 9, 9 3 27, 7 3 21, इकाई का अंक क्या बन जाएगा, 1। तो बच्चों ध्यान रखना, पावर 4 से भाग देंगे, वहां पे जो शेषफल बचेगा उसको लिख देंगे। लेकिन अगर शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया, तो वहां 0 नहीं लिखेंगे, वहां क्या लिखेंगे, 4। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं, चाहे जोड़ का पूछे, चाहे गुणा का पूछे, चाहे बाकी का पूछे, चाहे घात का पूछे। अगले पार्ट, अब 2 छोटे छोटे पार्ट और बचे हैं, उनको और मैं आपको बता देता हूं। क्या है बच्चों, अगला है भाग। भाग तो देना जानते हो ना सारे के सारे, आपसे इस प्रकार से पूछता है भाग वाला क्वेश्चन। क्या है आपके पास, ये क्या है, भाज्य है, ये क्या है, भाजक है, ये क्या है, भागफल है, और यहां क्या होता है बच्चों, शेषफल। क्या होता है, शेषफल, रिमाइंडर, ठीक है। ये डिवीजर है, ये है
डिवाइडेंट है और ये क्या है, क्वोशिएंट है। ठीक है, ये क्या है, क्वोशिएंट। ठीक है, इसको लिखने का तरीका, किसी भी संख्या, अगर मान लो आपसे भाज्य लिखना हो, क्या लिखना हो, भाज्य, तो कैसा बनेगा, क्या इन दोनों का तो गुणा करते हैं क्या, भाजक गुणा भागफल, और प्लस उसमें क्या करते हैं, शेषफल। क्या करते हैं, शेषफल। इस पे एक प्रश्न आ जाता है, आपको बोल देगा कि किसी संख्या का शेषफल 15 है, शेषफल कितना है, 15, और ये भागफल का कितना गुणा है, 3 गुणा है। भागफल का कितना गुणा है, 3 गुणा। तो मुझे बताओ भागफल कितना आ गया, 5 आ गया, आ गया नहीं आ गया, और भाजक है वो भागफल का 2 गुणा है, तो ये कितना आ गया, 10 आ गया। क्या, कितना आ गया, 10। आपसे नंबर पूछ लेगा, बताओ नंबर क्या है, बोलेगा शेषफल 15 है, जो भागफल का कितना गुणा है, 3 गुणा, तो भागफल कितना आ गया, 5, और भागफल भाजक का कितना गुणा है, 2 गुणा, तो ये कितना हो गया, 10। क्या नंबर निकाल सकते हो, क्या क्या 50 प्लस 15 बराबर क्या आ गया, 65। एक प्रकार तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार ऐसे पूछा जाता है कि किसी संख्या में 45 का भाग देने पर 32 शेषफल बचता है, 32 शेषफल बचता है। इंग्लिश वाले लिख सकते हैं, इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 45 देन रिमाइंडर इज 32। तो बोलेगा उसी संख्या में 15 का भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा बच्चों, ध्यान रखना। हालांकि मैं इसको तरीका बता रहा हूं, पहले तरीका समझ लेना, उसके बाद इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करना है ये चीज जरूर समझ लेना। देखो बच्चों, तरीका समझो। सबसे पहले क्या है, कोई संख्या है, मान लो x है, इसमें अपन ने भाग दिया किसका, क्या 45 का भाग दिया, क्या कितने पर गया ये हमें पता नहीं है, लेकिन शेषफल कितना बच रहा है, 32। मान लो ये भाग कितने पर गया, a बार, तो क्या मैं संख्या क्या लिखूंगा, x बराबर क्या ऐसे लिखूंगा, क्या 45a प्लस 32, ये लिखूंगा क्या। ठीक है, मेरे पास संख्या क्या आ गई, ये एक बार भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है, कितने बार भी जा सकता है। अब इस संख्या में किसका भाग देना है, 15 का, वापस किसका भाग देना है, 15। क्या इसमें पूरा पूरा जाएगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या 45a बटा 15 प्लस 32 बटा 15। क्या यहां से कुछ शेषफल बचेगा, क्या हमें शेषफल चाहिए, यहां शेषफल क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि 15 3 45 पूरा पूरा भाग जा रहा है, लेकिन क्या इसमें जा रहा है, क्या 15 दूनी 30, शेषफल कितना बच गया, शेषफल कितना बच रहा है, 2। तो इस